वोलोदिर में रशियन अटैक पर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। बड़ी खबर आपके सामने है, रूस ने हमले में थर्माइट बम का इस्तेमाल किया था। TV9 भारतवर्ष ने कल सबसे पहले दिखाया था इसका वीडियो। हमले के दौरान आसमान से होती दिखी थी आग की बारिश। मानवाधिकार संगठनों ने रशिया पर गंभीर सवाल भी उठाए थे। थर्माइट बॉम्ब का जिक्र अभी हुआ, थर्माइट बॉम्ब का दम कितना है, इसको लेकर कुछ अहम जानकारियां आपके सामने रखना चाहेंगे। थर्माइट धातु के पाउडर और मेटल ऑक्साइड का मिक्सचर होता है। इसी मिक्सचर से तैयार किया जाता है थर्माइट बॉम्ब, जिसका अब वॉर जोन में किया गया है इस्तेमाल यूक्रेन के ऊपर। कुछ ही सेकंड में 2400 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है तापमान। स्टील और कंक्रीट जलाकर छेद करने का मादा रखता है थर्माइट बॉम्ब। किसी व्यक्ति पर गिर जाए तो तुरंत उसका पूरा मांस गल जाए, ऐसा होता है ये बॉम्ब। दूसरे विश्व युद्ध में थर्माइट बॉम्ब का इस्तेमाल हुआ था, जिसमें 25,000 लोगों की जान गई थी। इस आंकड़े से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह बॉम्ब कितना खतरनाक है, कितना विनाशकारी है। और अब इसका इस्तेमाल यूक्रेन की धरती पर किया गया है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। ब्रिगेडियर DS त्रिपाठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कर्नल अनुराग शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं, ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ साहब हमारे साथ मौजूद हैं और नेवल कमांडर अशोक बिजलवान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। त्रिपाठी जी, शुरुआत आपसे। इतने खतरनाक बमों का इस्तेमाल अब शुरू हो चुका है, ये क्या बता रहा है और आने वाले वक्त में क्या होने वाला है? कुछ दिनों पहले तक जब ये बातें होती थी कि परमाणु युद्ध में ये जंग तब्दील हो सकती है, तो हर कोई उस दावे को खारिज कर देता था, लेकिन अब तो लगता है कि यह भी मुमकिन है। नहीं, बिल्कुल समीर, आप तो शुरू से कह रहे हैं ये चीज़ है। इस बॉम्ब की जो बात की आपने, ये समझिए कि ये वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल हो चुका है, बिल्कुल, लेकिन अब वो बॉम्ब वही नहीं है, उससे ज़्यादा खतरनाक बन चुका है। ये और ज़्यादा डैमेज कर सकता है। और ये अर्बन वॉरफेयर जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, उसके लिए सबसे सटीक बॉम्ब है, क्योंकि वहाँ पर मिसाइल्स की जरूरत नहीं है। एक कैनन और बड़ी रेंज की गन से भी फायर हो सकता है, और वो मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर की जरूरत नहीं है एक मिसाइल की जगह। लेकिन सर, इसमें इस बात का भी ख्याल नहीं रखा जाता सर कि इससे जो कोलेटरल डैमेज है वो कितना होगा। आप इसको किसी एरिया पे दाग देंगे तो वहां पर सिविलियंस की कितनी जान जाएगी, इसका कोई ख्याल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखा वर्ल्ड वॉर में 25,000 मारे गए अभी। लेकिन अगर मैं एक बात करूं, सिर्फ बखमूत की जो हम बात कर रहे थे, बखमूत की पॉपुलेशन 70,000 थी लड़ाई से पहले। इस समय जो है सिर्फ 1% बखमूत का पॉपुलेशन वहां रह गया है आज की डेट में। तो डैमेज करने के लिए क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। और हो क्या रहा है पूरे यूक्रेन में? जितने भी हथियार आ रहे हैं, जितने आज तक आए हथियार अमेरिका या नाटो से, उससे हुआ क्या है? सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है। रूस में कुछ नहीं हुआ। सर, सवाल यहाँ पर यही है कि अगर थर्माइट बम का इस्तेमाल कर दिया गया है तो आने वाले दिनों में क्या कुछ और बड़ा हम देख सकते हैं? युद्ध क्षेत्र में किसी और बड़े बम का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा सकता है? यूक्रेनी एयरफोर्स का रूसी ठिकानों पर इस बीच और बाखमुट की खूनी जंग में पुतिन की सेना को जिस तरीके से बड़ा नुकसान हुआ है, इसको लेकर दावे किए जा रहे हैं। क्योंकि रूस को लेकर यूक्रेन की तरफ से दावा ये कि शनिवार को ही 1000 से ज्यादा रूसी सैनिकों को ढेर किया जा चुका है। अब 7 फरवरी के बाद शनिवार को सबसे ज्यादा नुकसान, ये दावे इस आधार पर किए जा रहे हैं जहां अभी तक रशिया डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी ये कहा गया था कि वो यूक्रेन की 220 ऐसे ट्रूप्स को नष्ट कर चुका है जो बखमुट में तैनात थे। लेकिन बखमुट में रूसी कब्जे के बाद अब यूक्रेन की तरफ से बड़ा दावा किया गया है कि पिछले 24 घंटे में हालात बदल गए हैं कि अब हर स्तर पर यूक्रेनी फोर्सेस बार बार रशियन फोर्सेस को पीछे खदेड़ने में कामयाब हो पा रहे हैं। कैसे, ये जानने के लिए चलते हैं अरुणा के पास। करुणा, देखिए बिल्कुल सुरभि, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बाखमुट के वॉर फ्रंट से भी क्लेम और काउंटर क्लेम जमकर हो रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कि बाखमुट में पिछला शनिवार यानी कि 11 मार्च को कैसे पुतिन की सेना के लिए यह काल साबित हुआ। यह शनिवार बाखमुट में रूस को कितना नुकसान हुआ, किस बात का दावा है? आप देखिए 11 मार्च की तारीख है, 1090 सैनिक ढेर हुए हैं। 7 फरवरी को 1060 सैनिक ढेर हुए। 11 मार्च को 8 टैंक तबाह हुए। ये बाखमुट के फ्रंट की बात कर रहे हैं। 11 मार्च को 7 आर्म्ड व्हीकल तबाह हुए। 11 मार्च को 4 आर्टिलरी गन तबाह हुई। 11 मार्च को ही 4 एयर डिफेंस सिस्टम भी नेस्तनाबूद कर लिए गए। अब चर्चा करने से पहले ये समझ लीजिए कि आखिर
बखमुट इतना ज्यादा सेंसिटिव क्यों है, ये समझना बहुत जरूरी है कि बखमुट की जंग में पिछले दिनों यूक्रेनी सैनिकों के भारी पड़ने की आखिर वजह क्या है। क्योंकि यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई जिस तरीके से लगातार बढ़ती जा रही है, पश्चिम से भारी संख्या में ये टैंक्स आ रहे हैं और नेटो से एयर डिफेंस सिस्टम भी मिल रहा है। अब सेंट्रल इलाके में अचानक हमले जिस तरीके से तेज हुए हैं, वागनर ग्रुप पर स्ट्रैटेजिक स्ट्राइक्स भी लगातार जारी हैं। अब ये स्ट्राइक जिस लिहाज से की जा रही है त्रिपाठी सर, ये जो मैं अप्रैल का बार बार जिक्र कर रही थी ना कि बदलते मौसम के बाद और टैंक्स की सप्लाई किस तरीके से यूक्रेन को और ऑफेंसिव होने का मौका देगी, वो इस लिहाज से जरूरी है क्योंकि लेमन, बखमुट, अद्विका, मरियंका और सख्तर ये पूरे डोनबास रीजन के वो इलाके हैं जहां बखमुट पर पकड़ मजबूत होने के बाद रूस आगे भी इन पर कब्जा कर लेगा। इसीलिए बखमुट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां पर यूक्रेन पूरी तरीके से उसे पीछे खदेड़ने की कोशिश में है। बिल्कुल सही कहा आपने, फिर भी बिल्कुल सही है। बखमुत जहां आ गया, एक बहुत बड़ा फर्म बेस मिल जाएगा रूस को, अपने ऑप्शंस मिल जाएंगे तीन तरफ जाने के लिए, एक बहुत बड़ी चीज है। इसके साथ एक और चीज है, बखमुत और जो डोनेट्स्क का एरिया है साथ का, उसमें माइनिंग जो है खास करके सॉल्ट और नॉन फेरस मेटल्स की बहुत ज़्यादा है। और एक चीज़ मैं और कहूँ, जो वैगनर ग्रुप की बात हो रही थी, अगर आप पिछले साल जाएं तो आपको आएगा, उस समय ये बात चल रही थी कि वैगनर ग्रुप ने बोला था कि जो एरिया वो कैप्चर करेंगे इस इलाके में, हाँ। उसकी माइनिंग की राइट्स उनको मिलनी चाहिए। ये एक चीज जो बहुत आ रही है, जो खुल के नहीं आ रही है। बिल्कुल, यूक्रेन के तमाम इलाकों पर दावा ठोकते हुए एक तरह से वैगनर फोर्सेस के वही एक चीज आगे जो है, इस पर जो है दोनों में मतभेद बहुत ज्यादा है। न्यूक्लियर टेंशन के बीच सियोल मेयर की तरफ से बड़ा बयान, न्यूक्लियर वेपन तैयार करे साउथ कोरिया, अंतर्राष्ट्रीय जोखिम के बावजूद उठाना होगा ये बड़ा कदम। नॉर्थ कोरिया से लगातार खतरा बढ़ रहा है और इस खतरे के चलते अब एटमी पावर बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपको याद होगा, इससे पहले भी हमने आपको बयान दिखाया था, जब साउथ कोरिया की तरफ से डिमांड की गई थी अब उसे न्यूक्लियर एक्विप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अब आप देखिए सियोल के मेयर की तरफ से ये बड़ा दावा, क्योंकि किम जोंग उन लगातार तमाम मिसाइलों के परीक्षण कर रहे हैं। आज भी हमने आपको खबर दिखाई जहां एक और मिसाइल टेस्ट किम जोंग उन की तरफ से किया गया है। ऐसे में खतरा तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है नॉर्थ कोरिया से, तो साउथ कोरिया की तरफ से न्यूक्लियर पावर बनाने की जो मांग है वो हो रही है। तो न्यूक्लियर प्लान है क्या साउथ कोरिया का? मेयर के बयान को समझते हैं, डिकोड करते हैं। नॉर्थ कोरिया के उकसावे वाले कदम से लगातार साउथ कोरिया पर एक दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। किम के मिसाइल परीक्षण से साउथ कोरिया पर यह खतरा बढ़ रहा है, इसलिए चाहते हैं कि अब न्यूक्लियर पावर बनना जरूरी है। नॉर्थ कोरिया से खतरे के चलते न्यूक्लियर वेपन बनाने की अब तैयारी में है साउथ कोरिया। सन के किम जोंग उन की बार बार धमकी ने साउथ कोरिया की टेंशन बढ़ा दी है। कोल्ड वॉर के बाद पहली बार परमाणु बम बनाने की जो तैयारी है वो साउथ कोरिया की तरफ से की जा रही है। आगे देखिए, न्यूक्लियर होड़ के बाद नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में और भी ज्यादा तनाव बढ़ सकता है। ये जो हालात है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसको लेकर कुछ और बड़ी इंफॉर्मेशन, न्यूक्लियर पर रिसर्च रिपोर्ट क्या है, तीन बड़ी बातें आप समझ लीजिए। साउथ कोरिया के 70% लोग एटमी वेपन बनाने के पक्ष में, क्योंकि उनको भी खतरा महसूस हो रहा है। 59% लोगों ने माना है कि युद्ध हुआ तो नॉर्थ कोरिया परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि वैसे भी सनकी कहा जाता है किम जोंग उन को। 27% लोग नहीं चाहते कि साउथ कोरिया न्यूक्लियर वेपन बनाए। यूके देवनाथ सर, ये जो डिमांड है सियोल के मेयर की तरफ से साउथ कोरिया की तरफ से, आखिर ये जो डिमांड है वो आपको कितनी ज्यादा तार्किक लगती है? और अगर ये डिमांड पूरी हो जाती है तो ये जो कोरियन बेल्ट है, क्या लगता है कि ये बहुत भयानक तरीके से लग सकता है? जहां तक साउथ कोरिया के लोगों की ये भावना है कि वह न्यूक्लियर हथियार बनाए, दो चीजें हैं। एक तो ये है कि साउथ कोरिया जो है वो अमेरिका की न्यूक्लियर अम्ब्रेला के प्रोटेक्शन में है, इसीलिए अगर नॉर्थ कोरिया ने गलती से साउथ कोरिया की तरफ कोई न्यूक्लियर हमला किया तो तुरंत अमेरिका जो है अपने न्यूक्लियर हथियारों को लॉन्च करने के लिए प्रतिबद्ध है, इसमें कोई शक नहीं है। एक और बात, इसी मद्देनजर को रखते हुए अभी एक महीने पहले अमेरिका ने अपनी एरोस्पेस कमांड के 60 टेक्नीशियंस को साउथ कोरिया के बुसान में डिप्लॉय किया है।
ये जो एरोस्पेस कमांड के जो टेक्नीशियन हैं, इनका काम है नॉर्थ कोरिया की आसमान पर अपने रेडार और अपने रिकॉग्निसेंस विमान से नजर रखना, ताकि अगर नॉर्थ कोरिया आपने ये कहा कि अमेरिका जो है वो तुरंत एक्टिव हो जाएगा और वो साउथ कोरिया के साथ खड़ा हो जाएगा, लेकिन आज की तारीख में यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ है ना अमेरिका। यूक्रेन का हश्र देख रही ना बाकी दुनिया, उसलिए भी तो चिंता बढ़ती जा रही ना साउथ कोरिया की। हाँ समीर, आपने एकदम सही बात की, लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा कि जहां तक साउथ कोरिया है, अमेरिका थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि अगर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में घुस आया तो अगला पड़ाव जापान है और अमेरिका इस खतरे को कभी नहीं मोल लेगा। अमेरिका साउथ कोरिया की मिलिट्री ड्रिल भी इस बीच शुरू हो गई। नॉर्थ कोरिया की थ्रेट के बीच दोनों देश वॉर एक्सरसाइज कर रहे हैं। मिलिट्री ड्रिल में आधुनिक फाइटर जेट और बॉम्बर भी शामिल किए गए। अमेरिका साउथ कोरिया मिलिट्री ड्रिल पर किम का भड़कना तय माना जा रहा है। तो अमेरिका साउथ कोरिया की जो ये जॉइंट ड्रिल हो रही है, वो किस तरीके से किम जोंग उन को परेशान कर सकती है या कहें उनको उकसा सकती है, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अमेरिका साउथ कोरिया के बीच किस तरीके से ड्रिल हो रही है, बता रहे 13 से 23 मार्च तक ये वॉर एक्सरसाइज चलने वाली है। महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। मिलिट्री ड्रिल में अमेरिका के B-1B बॉम्बर भी शामिल होंगे। F-35A, F-15 और KF-16 जैसे फाइटर जेट भी इसमें शामिल होंगे, युद्धाभ्यास में शामिल होंगे। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जो बार बार हम कह रहे हैं कि साउथ कोरिया जिस तरीके से कह रहा है कि हमें तैयार रहने की जरूरत है, ये डर वाजिब इसलिए भी लगता है कि यूएन के तमाम सैंक्शंस के बावजूद परीक्षण पर परीक्षण किया जा रहा है नॉर्थ कोरिया। देखिए नॉर्थ कोरिया के पास उसके अलावा वो करने के अलावा और कुछ है भी नहीं, क्योंकि सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो वो उसका एक ही जो सोल एम है वो ये है कि वो डरा के रखे और साउथ कोरिया और अपने बीच में जो है दीवार उसने खड़ी कर रखी है उसको और मजबूत करता रहे, ताकि यूनिफिकेशन की बात ना हो। और जो नॉर्थ कोरिया के जो शासक हैं वो एक अपने देश में एक जिंगोइज्म का एक माहौल बना करके लाइव फायर ड्रिल्स तो वो हर बार करते रहते हैं, लेकिन 5 साल में जिस तरीके से ये ड्रिल की जा रही है, क्या ये कहीं ना कहीं यूएस की तरफ से भी किम जोंग को एक मैसेजिंग है? बिल्कुल, ये उनका एक मैसेज है। जब भी कोई मिलिट्री ड्रिल की जाती है तो ये लोकल पॉपुलेशन को आश्वासन दिया जाता है और दुश्मन को एक संदेश दिया जाता है कि अगर किसी तरह का कोई गलती की गई तो इसका परिणाम मुश्किल होगा। चलिए एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, ये नॉर्थ कोरिया जो मिसाइल बना रहा है, परमाणु मिसाइल, क्या वो साउथ के लिए बना रहा है? ऑफ कोर्स नॉट। इसकी जो रेंज है नेचुरली, तो ये तो अमेरिका के लिए ही है, ये तो नाटो के लिए ही है, साउथ के लिए नहीं है। तो ये सबसे बड़ा डर अगर किसी को है तो अमेरिका को ही है, क्योंकि जब से उसने बनाना ये शुरू किया, अब वो लैंड, सी और एयर तीनों से जो है ये लंबी दूरी की न्यूक्लियर मिसाइलें अमेरिका पर दाग सकता है। ये सबसे बड़ा डर अमेरिका को है, इसलिए एक्सरसाइज हो रही है। दूसरी चीज, अगर साउथ अमेरिका पर कुछ होता है, साउथ कोरिया पर कुछ होता है, अमेरिका अगर हमला करता है नॉर्थ कोरिया, तो नॉर्थ कोरिया, मुझे पूरा यकीन है, साउथ की जगह। लेकिन सर साउथ कोरिया इमीडिएट थ्रेट में तो है ना, नॉर्थ कोरिया से इमीडिएट थ्रेट में है वो। वही मैं कह रहा हूं, सबसे पहले वो करेगा अमेरिका पर। लेकिन सर टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि युद्ध के इस हालात में जिस तरीके से 5 साल में ये सबसे बड़ी वॉर ड्रिल की जा रही है, ये जाहिर सी बात है एक बड़ा संकेत माना जाएगा। यूक्रेन युद्ध के बीच खुल सकता है सबसे विनाशक फ्रंट। ईरान इजराइल में कभी भी शुरू हो सकता है युद्ध। ईरान ने जुटाई इजराइल के न्यूक्लियर साइट की जानकारी। ये जानकारी मिल रही है किसी भी वक्त इजराइल की एटमी साइट पर हमला कर सकता है ईरान। तो देखिए दुनिया में एक और नया वॉर फ्रंट खुलता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से ईरान की ड्रोन साइट पर जो हमले हुए उसके पीछे इजराइल पर शक जाहिर किया गया और अब ईरान इसका बदला ले सकता है, ईरान इजराइल पर हमला कर सकता है, यह दावा सामने आ रहा है। ईरान का दावा क्या है? इजराइल के न्यूक्लियर वेपन के ठिकानों का हमने पता लगा लिया है। ईरानी खुफिया एजेंसियों ने इजराइल के जैविक हथियारों के ठिकानों की जानकारी जुटा ली है। अज्ञात देश ने इजराइल को वार्निंग भेजी और वार्निंग मैसेज भेजा गया। सैटेलाइट तस्वीर और मैप के साथ इजराइल को भेजी गई है बड़ी धमकी। ईरान की तरफ से इजराइल के एटमी ठिकानों पर हमले की धमकी की बात सामने आ रही है। ईरान इजराइल वॉर की चिंगारियां क्यों सुलगती नजर आ रही हैं? और अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब सीधे सीधे थर्ड वर्ल्ड वॉर का शुरू होना होगा।
ईरान ने इजराइल की एटमी साइट पर हमला किया तो तीसरा विश्व युद्ध होना तय माना जा रहा है। ईरान के अटैक के बाद इजराइल से उठेगी न्यूक्लियर सुनामी। ईरान की तरफ से रूस, जबकि अमेरिका इजराइल का साथ देगा। पूरा मिडिल ईस्ट समेत दुनिया के कई देश युद्ध में कूद पड़ेंगे, इसके आसार हैं। महाविनाश की ऐसी सुनामी आएगी जो दुनिया ने कभी सोची नहीं होगी। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। त्रिपाठी साहब, सीधे तौर पर दो धड़ों में बंटती हुई दुनिया नजर आ रही है। एक तरफ ये पूरा ईरान की हम बात कर लें, रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया को भी अगर इसमें ऐड कर दिया जाए तो ये साफ दो धड़े किस तरफ से बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, ये भी बिल्कुल क्लैरिटी के साथ नजर आता है। लेकिन इसकी संभावना है क्या कि सब आपस में भिड़ जाएं? समीर, बिल्कुल सही विश्लेषण आपने किया। ये अभी देखिए हुआ क्या है। रशिया चीन पहले कहा जाता था कि इनमें अंतर विरोध है, आज क्या है, वो कहते हैं कि वो तो बने हुए एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के लिए मेड फॉर ईच अदर वाला हो गया। बट अगेंस्ट यूएस। अगेंस्ट यूएस, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी चीज, उसके साथ कौन आ गया? ईरान। ईरान के साथ उससे पहले नॉर्थ कोरिया इनके साथ आया। उसके बाद अभी यूएई, जो कभी अगेंस्ट यूएस सर। नहीं, आई एम कमिंग टू दैट बिकॉज़ है कौन सुपर पावर में, तो यही दोनों थे। ये अगर एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं एक साथ, तो आप सोचिए कि आगे होगा क्या। क्योंकि अफ्रीका में आज की तारीख में 80% अफ्रीकी देशों में चीन का दबदबा है उनकी इकोनॉमी की वजह से। तो ये देश चीन के ऊपर डिपेंडेंट करते हैं। यूएई ने क्या बोला है? यूएई के फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट देखिए कि हम, चीन हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, हम इसको छोड़ नहीं सकते, उनके साथ जाएंगे। तो ये चीजें अगर होगी, आप जो कह रहे हैं, एक ग्रुप जरूर होगा।